हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, उम्मीद करता हूँ कि घर सबके घर पे, मेरे यार दोस्तों के घर पे सब कुछ ठीक बना हो। और अगर किसी घर में कोई ट्रेजेडी, अगर कुछ दुख वाले पल चल रहे हो तो भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री साईं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, और वो भी दोबारा से एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है स्टार्टअप। अच्छा है ना, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है स्टार्टअप। आखिर क्या है स्टार्टअप? आज के डेट में कोई भी यंगस्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, कुछ भी बिजनेस करने के लिए अगर माइंड में कोई आइडिया लेके आते हैं तो सीधे माइंड में आता है स्टार्टअप में बिजनेस करना है। बट स्टार्टअप होता क्या है? क्या आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है कि स्टार्टअप में जाना कैसे है, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप के फ़ायदे क्या होते हैं? नहीं ना। और अगर पता भी है तो शायद क्या पता आज मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा और गाइड कर दे। और वीडियो अगर ठीक लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्त यार दोस्तों में, और थोड़ा सा अगर प्यार दिखाना हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। स्टार्टअप में, स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 से कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में आया जब मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर इसकी एक अलग से मोदी गवर्नमेंट ने प्रोविजनिंग भी करी 10,000 करोड़ रुपए के लिए, फंडिंग के लिए, जो ज़्यादा लुक्रेटिव बनाता है इसको, स्टार्टअप को, कि भैया हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में इतना फंड नहीं है तो हमें फंडिंग हो जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। बट ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही मिल पाती है फंडिंग, जिन्होंने बहुत अच्छा इस पर वर्कआउट कर रखा होता है। अभी तक जो हम देखा जाए तो हमने टोटल स्टार्टअप के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं वो क्या है, कितने हैं? 4,83,239 रजिस्ट्रेशन, जिसमें से सिर्फ 323 एंटिटी को ही सिडबी के थ्रू लोन मिल पाया है। समझ रहे हैं? तो हर कोई इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता कि उन्हें लोन मिल जाए। हाँ, इसके अलावा बैंक के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप फंडिंग ले सकते हो, जैसे वीसीज और एंजल फंड्स, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या नॉर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोसीजर वगैरह होते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टअप क्यों और कैसे लेना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो देखना चाहिए। एक तो कौन इसके लिए एलिजिबल है? इसके लिए भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलिजिबल है, एलएलपी एलिजिबल है, पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। इंडिविजुअल पर्सन एलएलपी स्टार्टअप के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर या तो एक ओपीसी वन मैन कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी हो, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म हो। सिंपल है, आप अपने स्टार्टअप इंडिया www.startupindia.gov.in साइट पे जाइए, वहाँ पे अपनी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसको जाके फिलअप करिए। हाँ, उसमें जाते जाते एक कॉलम यहाँ पर है जहाँ पे आपका ट्रेडमार्क पूछा जाता है। ट्रेडमार्क के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटेटर दिए हुए हैं जो बहुत ही रिड्यूसिंग कॉस्ट पे, जो उसकी स्टैच्यूटरी फीस होती है 80% तक गवर्नमेंट उसको बियर करती है, तो वो बहुत ही लोअर कॉस्ट के ऊपर आपको गाइड कर देते हैं। और आपका अगर चाहे तो आपका जो ट्रेडमार्क हो उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन भी डाल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहला प्रोसेस होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाइए, उसके अंदर क्या डायरेक्टर की डिटेल्स, पार्टनर्स की डिटेल्स, उनके केवाईसी वगैरह ही ये सब चीज़ें पूछता है, और एक ट्रेडमार्क पूछता है। और सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद विदिन 2 and 3 डेज़ के अंदर अगर सब कुछ ठीक है तो आपका स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। स्टार्टअप में आप रजिस्ट्रेशन हो गए, बस यही है स्टार्टअप? नहीं, स्टार्टअप होने के बाद इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। इवन आप स्टार्टअप में जा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर अपने सीए से या किसी एक्सपर्ट से ज़रूर कंसर्न करें, वो आपको फ़ायदा ही देगा इसके रिगार्डिंग कि आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसमें क्या होता है, रिडक्शन इन कॉस्ट। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको एक रिडक्शन कॉस्ट ये आती है कि जो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट वगैरह है, गवर्नमेंट उसमें कुछ कंसेशन वगैरह दे रखा है, कुछ एग्जम्पशन दे रखी है, जिससे आपकी रिडक्शन हो जाती है कॉस्ट के अंदर। तीसरा क्या है, ईजी टू एक्सेस टू फंड्स। बैंक के थ्रू, वीसीस के थ्रू, एंजल्स के थ्रू फंड्स मिलने के लिए थोड़ा सा इसमें ईजी हो जाता है, जो हम डिस्कस करेंगे। इतना ईजी है नहीं, बट फिर भी एक रीच बन जाती है, एक उम्मीद बन जाती है फंडिंग के लिए। टैक्स हॉलीडेज, स्टार्टअप के अंदर गवर्नमेंट ने 10 साल का एक पीरियड दे रखा है। 10 साल के पीरियड के अंदर आप किसी भी 3 साल के अंदर टैक्स हॉलीडेज का मतलब होता है कि आप किसी भी 3 साल के अंदर जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा हो उसके ऊपर आप अपनी टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। चौथा चीज़ है इसके अंदर, अप्लाई फॉर टेंडर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। सर, ये मोस्टली लोग वो अप्लाई करते हैं जिन्हें कोई टेंडर लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर पीछे की एग्जिस्टेंस नहीं देखी जाती है। बहुत सारे टेंडर्स होते हैं जिसमें कम से कम 3 साल, कम से कम 5 साल की
एग्जिस्टेंस मांगी जाती है, बट अगर आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन है तो आपके पीछे की एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती है। इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गया था स्टार्टअप। R&D फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे R&D इसके अंदर पार्क्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप बहुत सारी अपने स्टार्टअप के रिगार्डिंग R&D फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको किस वे में और किस तरह से अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग कंप्लाइंस जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपको सेल्फ सर्टिफिकेट मिला हुआ है नो लेबर लॉज के लिए, 3 इन्वायरमेंटल लॉज के लिए, जिनकी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करिए और अपना काम चालू कर दीजिए, कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए। इनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नो लेबर लॉज, 9 तरह के और 3 तरह के इन्वायरमेंटल लॉज। फिर क्या है सर, फिर क्या है इसमें टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स, कैपिटल गेन वगैरह के ऊपर अगर आपका वीसी या एंजल कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ने उनको एक विंडो दे रखी है, इस पर कैपिटल गेन होता है, उस पर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट इनसे। ये भी एक रीज़न देखा जाए तो इसलिए पॉपुलर बनाता है वीसी और एंजल्स के लिए। फिर आता है जी चूज़ योर इन्वेस्टर्स। इसमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दे रखी है कि आप विंडो दे रखी है, जब भी आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन होते हैं ना तो वहाँ पर एक चूज़ करके ऑप्शन आता है डैशबोर्ड के ऊपर, जिसको आप चूज़ करेंगे तो जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप एज ए स्टार्टर रजिस्टर्ड हो तो उस कम्युनिटी से रिलेटेड वीसी या एंजल्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, रेगुलर टच में सकते हैं। किसी भी वीसी या एंजल से फंड लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनसे एक बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन रखें, अपनी कंपनी के बारे में हर एक डिटेल उनको बताएं और शेयर करें, ताकि उनका ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर क्रिएट हो और वो आपको फंडिंग करने की सोच सकें। एग्जिट करने का तरीका, अगर भैया आपका स्टार्टअप नहीं चल पाता है तो गवर्नमेंट इसमें एक 90 डेज़ की विंडो दे रखी है, जिसमें आप एनी टाइम अपनी कंपनी वाइंड अप करके आप एग्जिट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने 6 महीने और साल महीने के ऊपर 2 मीटिंग्स ईयरली रखी हुई हैं, जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली हेल्ड करती है गवर्नमेंट अपने वेंडर्स के लिए, अपने स्टार्टअप्स के लिए, जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बनाने का मौका मिलता है स्टार्टअप्स को। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं बिफोर स्टार्टअप। अगर आप अपनी कंपनी को विजुलाइज करने जा रहे हैं या उसको फॉर्म करने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखें कि हमें फ़ायदे क्या हैं जो माइंड में होने चाहिए किसी भी स्टार्टअप के लिए। अब आई बात फंडिंग की। फंडिंग, भैया फंडिंग आपने स्टार्टअप में करा इसका मतलब थोड़ी ना कि आपको फंडिंग मिल गई। फंडिंग भी उन्हीं को मिलेगी जो 36 तरह की कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। स्टार्टअप में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक कैटेगरी आती है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपके पास कोई कोलेटरल है तो बैंक आपको आराम से इजीली फंडिंग कर सकता है उसके ऊपर, बट अगर आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग चाहिए तो आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है और जो गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए स्पेसिफाई कर रखी हैं। अब वीसी या एंजल्स जो होते हैं वो एक स्टार्टअप में क्या देखते हैं जो उनको फंडिंग करते हैं। आपको पता है आज के डेट में सबसे बड़ा स्टार्टअप इंडिया में कौन सा है? क्या आप गैस कर सकते हैं? बायजू। उससे पहले कौन था? पेटीएम। उससे पहले फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारे हैं, जोमेटो, स्विगी। एक ज़ेप पे करके आया था क्रिप्टो करेंसी जो 2018 के अंदर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी, बैंकिंग जो उसमें बैंकिंग थी उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया तो उसके पास बैंकिंग चलन नहीं बचा, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर को सर्विस नहीं दे पाया और सीधी सी बात है वो बंद करना पड़ा। तो एक्सेप्शनल्स भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बिल्कुल ठीक ही चलें। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने की जो दर है वो इंडिया में ही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो पेटेंट रजिस्टर्ड होते हैं जो कि मैंडेटरी पार्ट है स्टार्टअप का वो बहुत कम, वो 8 या 10 हज़ार एनुअली हो पाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ चाइना और यूएस से। वहाँ 35, 40 हज़ार 50 हज़ार स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होते हैं। जापान में 44 से 45 हज़ार रजिस्ट्रेशन होते हैं पेटेंट्स के, बट इंडिया के अंदर वो 8 से 10 हज़ार। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, खासकर वेस्टर्न। हमारे खुद के यूनिक आइडियाज़ होते ही नहीं हैं। ये एक रीज़न होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे क्या मतलब 50 to 60% स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो इनिशियली लेवल पे विद इन 5 ईयर्स इंडिया में ख़त्म हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ी सिटी आज की डेट में स्टार्टअप्स की हुआ है बेंगलोर, जिसको सिटी ऑफ सुसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, इतना प्रेशर होता है एंटरप्रेन्योर के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो वो इतना सोशली प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने ऊपर, मतलब फील करते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे टॉपिक की बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है, अगर जो आपका वीसी या एंजल है वो क्या देखता है, वो मार्केट देखता है। मार्केट, आप किस फील्ड के अंदर आप अपना आइडिया लेके आए हैं।
इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका आइडिया यूनिक हो, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका आइडिया ऑलरेडी किसी से मिलता जुलता हो, बट आप क्या डिफरेंट उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कम्युनिटी को क्या देने जा रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आपका मार्केट के अंदर किस पोजीशन तक आपकी क्या ग्रोथ है, उसका कहाँ तक आपकी पकड़ है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं वीसी और एंजल्स। दूसरा, स्टेबिलिटी एंड सस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स जो आप आइडिया लेके भी आए हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएगा मार्केट के अंदर, क्या उसकी पोटेंशियल है इतनी कि वो कम्पीट कर पाएगा मार्केट के अंदर, क्या उसके अंदर इतनी हाइप है कि उसको इतनी हाइप क्रिएट कर पाओगे कि लोगों रातों रात वो आइडिया या प्रोडक्ट जो वो फेमस हो जाए, घर घर तक पहुंच सके। तीसरा है ऑब्जेक्टिव एंड प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम एरिया जो होता है वो ये होता है कि आप कस्टमर केयर की सर्विसेज वगैरह को क्या ले सकते हैं, आप उनको किस तरह से डील कर रहे हैं, क्या कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हैं, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं पा रहे, तो आप भूल जाइए कि आप बिजनेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो वीसीस के थ्रू या एंजल्स इन्वेस्टर्स के थ्रू देखा जाता है कि आपकी पहुंच कहाँ तक बनती है। फिर है कस्टमर एंड सप्लायर्स। क्या आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पा रहे हैं, क्या आप उन वेंडर्स को मेंटेन कर पाए हैं। कोई अगर पुराने वेंडर चलते आ रहे हैं, क्या उनका आपका टर्म्स ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उन टर्म्स फंडिंग लेने के लिए सिर्फ जो पुराने वेंडर्स हैं उन्हीं को सेट ऑफ करने के लिए स्टार्टअप क्रिएट किया है, जो पीछे वाले आपके वेंडर्स वगैरह हैं उनसे माल ही नहीं आ रहा, उनसे आपका डिस्प्यूट चल रहा है। तो एक फ्री फ्लो बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेंडर से, आपके कस्टमर से रिटेंशन कैसी है, उनसे टर्म्स वगैरह कैसी है। फिर आती है बात कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, आपका प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा क्या है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, आप उस पर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एशियन पेंट्स को देखा आपने, बतेरे मार्केट के अंदर पेंट्स है, इंडिगो पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, बट एशियन पेंट्स की जो बात है ना वो कुछ हट के है, जो उसको मार्केट को लीड करने में आज की डेट में टॉप पे रखता है। तो आपको भी ऐसी एक मोनोपोली क्रिएट करने की क्या दमखम रखता है, उस चीज़ को भी वीसीस बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है भैया, आपका रियल ऑडियंस देखा जाता है, आपने कितने कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कन्वर्ट किया अपने बिजनेस के अंदर, उनको आप रिटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने कोई आइडिया ईजाद भी किया है, फॉर्मुलेट भी किया है, तो उससे आप कितनी सेल जनरेट कर पाते हो, क्या आप जो बिजनेस में लगा हुआ पैसा है, क्या उससे आप बीईपी वगैरह पे पहुंच पाते हो, क्या उसका टाइम पीरियड हो सकता है, आप उसको कब तक रिकवरी कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसको वीसीस रिकन्सिडर करते हैं। फाइनेंशियल असेसमेंट, कैश इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, बीईपी, आपने कोई एजम्पशन ली है तो क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूर 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 चेक करेगा आपका वीसी, जब भी आपको फंडिंग मिलेगी। वीसी और एंजल्स सब मानते हैं एक ही होता है, बट इसमें एक बहुत रेयर फ़र्क होता है। क्या होता है, जो वीसीस होते हैं वो बहुत बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट बैंक, विजन फंड, आपने नाम सुना ही होगा, जापान का सॉफ्टवेयर फंड है, सॉवरेन फंड्स। और एक जो आपका एंजल होता है, एंजल एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। मान लो अगर कोई फॉरेन में आपका बहुत ही अच्छा दोस्त रह रहा है तो वो आपको यहाँ इंडिया में फंडिंग कर सकता है थ्रू एंजल। एंजल की जो रिबेट होती है वो सेक्शन 56 के अंदर मिलती है, और बाकी वैसी जो लाइबिलिटीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट ने टैक्स 3 ईयर्स का जो टैक्स ब्रैकेट दे रखा है वो 80 IAC के अंदर मिलता है। चलिए वो डिटेल में जाएंगे, उसके बाद में उसको भी देखेंगे, बट मैं आपको एक मोटा मोटा बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। फिर आता है जी एग्जिट एवेन्यू। अगर वेंचर ने आपके पास पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉफिट बनाने का एम रखता है, वो कब एग्जिट कर सकता है उसके अंदर, उसके जो नॉर्म्स है वो उसके लिए कन्वीनियंट है, ईजी है कि नहीं है। जैसे आप देखिए, अगर आपने फ्लिपकार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर को देखा हो तो उसने अपनी 500 या $1 बिलियन की फंडिंग करी थी शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है। लास्ट में उसको $4 बिलियन देकर वॉलमार्ट ने एग्जिट करवाया था। तो आप देखिए उसका पैसा कितना, 5 to 4 टाइम उसका पैसा बन के उसको मिला है विद इन 3 to 4 ईयर्स में। हाँ, स्नैपडील में भी उसने अपना पैसा डाला हुआ है 750 मिलियन या 500 मिलियन, बट वो समहाउ मान के चलो अभी फंसाया हुआ है क्योंकि स्नैपडील की डील हो नहीं पाई। पहले वो भी एक अपनी इक्वेशन को बेचने के लिए जा रहा था। अभी हाल फिलहाल में जोमेटो ने अपनी IPO के लिए सेबी के पास अपना रेड प्रोस्पेक्टस डाला है, जिसमें Naukri.com इन्फोएज ग्रुप की 20% की होल्डिंग है। 750 करोड़ रुपए का वो IFO लेके आ रहे हैं। ओला के अंदर भी टाटा ग्रुप की फंडिंग है, बहुत सारे हैं, मतलब नेस्पर ग्रुप है, TPG ग्रुप है,
ऐसे बहुत सारे वेंचर्स हैं जो स्टार्टअप्स को इंडिया के अंदर फंडिंग करते हैं। फिर है आपका मैनेजमेंट टीम। भैया स्टार्टअप को लाने वाला बंदा कौन है? क्या वो सचिन बंसल टाइप का बंदा है या बिन्नी बंसल का टाइप है? इस तरह के क्या बंदे हैं वो? साथ में उनकी टीम किस तरह से उनसे जुड़ी हुई है? ऐसा ना हो कि बिल्कुल न्यूली एक्वायर किए हुए हैं। टीम का मतलब 8-10 लोगों की टीम ऐसी है जो बहुत टाइम से काम करते हुए आ रही है और उसको मैनेज कर रहे हैं और उसको अच्छी तरह बिजनेस को जानते हैं। क्योंकि अगर आपका एंटरप्रेन्योर ही उसको बिजनेस को नहीं समझ पाया तो वो उसको ग्रो कैसे कर सकता है? तीसरा और लास्ट है जो आपका पैटर्न। थॉमसन रियूटर करके एक यूएस की कंपनी है, वो बताती है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर वीसीज या एंजल्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं। भैया 1996 से थॉमसन रियूटर्स कैपिटल वेंचर फंड है, वो उसको एनालिसिस कर रहा है। वो कहता है कि 1996 से 20% तक की रिटर्न एवरेज मिली है वीसीज और एंजल फंड इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप के थ्रू। वो बात अलग है, इनका रिस्क भी होता है पैसा डूबने का, लेकिन जो उनका प्रॉफिट मार्जिन आया है एवरेजली वो 20% तक आया है। रादर कि अगर आप इक्विटी मार्केट या बॉन्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5 से 8% तक का ही एनुअली फैच कर पाते हैं। बट स्टार्टअप्स के अंदर जो रेशियो है मिनिमम और एवरेज 20% तक की रही है। इस वजह से भी स्टार्टअप जो है आज की डेट में वर्ल्ड का काफ़ी हॉट और फेवरेट कंसेप्ट हो चुका है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ओला वर्सेस उबर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि ओला के अंदर फंडिंग आ रही है? वो ऐसा क्या अलग सर्विस दे पा रहा है उबर से कि इन्वेस्टर्स उसके अंदर बिलीव करते हैं, उसमें फंडिंग करते हैं? सेम मैं कंसेप्ट डालता हूँ जोमेटो वर्सेस स्विगी के अंदर। अगर आप देखें ऐसे, अगर आप देखे जाएंगे तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है बायजू वर्सेस अनअकैडमी, इनके अंदर भी फंडिंग होती है। बट किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। इसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, और अगर एनालिसिस करने के बाद कोई क्वेरी वगैरह आती है तो मुझे कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथ के साथ, जिसके अंदर ऑल ऑप्शन आता है, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर अब मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों और अपनी कम्युनिटी और अपने ग्रुप्स में ज़रूर उसको शेयर करें, और अगर मेरे को वीडियो पसंद भी आती है और अच्छी भी लगती है तो लाइक करके शेयर करें, ताकि आपकी ब्लेसिंग मुझ पर बने रहे और मेरे को सपोर्ट मिलता रहे। एक बड़े विद्वान ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, डिफीट द डिफीट्स बिफोर डिफीट डिफीट्स यू। एनालाइज कीजिए इस लाइन को और इम्प्लीमेंट करिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय श्री साईं।